हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। और आज का पार्ट, जैसे कि हमारे सभी फर्स्ट पार्ट बेसिक होते हैं, आज का पार्ट भी हमारा बेसिक होगा, जहां हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, चलिए समझते हैं। अब चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले यार मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये क्लास 11 का सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है। कुछ बच्चों के लिए जो न्यू है अभी 11th में, उनको ये शायद हार्ड भी लग सकता है। तो उन सभी बच्चों की मेरी ये एडवाइस है कि आप बायोलॉजी वर्ल्ड के टोटल एनिमल किंगडम के पूरे 9 पार्ट्स देख लीजिए और आपका पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप लोगों का कंप्लीट हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और आप रफ नोटबुक ले लीजिए, सभी पॉइंट्स में मेंशन करूंगा, आप उतारते जाना अपनी नोटबुक्स पे और आपका चैप्टर पूरा इजी कर दिया जाएगा, ताकि जब आपका बोर्ड एग्जाम हो तब, वैसे 11th में बोर्ड नहीं होता, जब भी जो भी आपका प्री बोर्ड फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एग्जाम हो तो आप उसको फोड़ दें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस ब्यूटीफुल से चैप्टर की, एनिमल किंगडम की। अब इस चैप्टर से आप लोगों को मोहब्बत होने वाली है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो जैसा आपके एनसीईआरटी में टॉपिक के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, व्हेन वी लुक अराउंड वी सी ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। जब आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे, अभी हम पूरी बायोडाइवर्सिटी ही देख रहे हैं स्टूडेंट। जैसा आप लोगों को पता है कि सभी ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हैं, सेल में डिवीजन होते हैं। तो आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ा, और उसके बाद अभी तक हम बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द लिविंग वर्ल्ड ने आपने कॉन्सेप्ट समझा डाइवर्सिटी का कि इतनी मिलियन स्पीशीज है, कैसे क्लासिफाई करते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है। फिर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू किया, जिसमें आपने पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनको हमने 5 किंगडम में सर आर.एच. विटेकर ने क्लासिफाई किया था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्ट और फंजाई, जो कि आपने पढ़ा है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया 3rd एंड 4th चैप्टर है डाइवर्सिटी के, ठीक है। हम अभी एनिमल किंगडम डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्लांट किंगडम, प्लांट फिजियोलॉजी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और प्लांट की डाइवर्सिटी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, एनिमल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया को सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में ही कुछ ज्यादा लेंथीएस्ट है। अगर मैं बात करूं किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्ट और फंजाई, अभी तक आपने जो पढ़ा है, इसके बाद वायरोसेस, वायरोइड्स एंड प्राइम्स हैं, जिसका अभी पेंडिंग रह रहा है, मुझे वो अपलोड करना है, तो बहुत जल्द मैं अपलोड कर लूंगा। उन सबको मिला भी दे तो एनिमल किंगडम का हाफ चैप्टर बनेगा। वो एनिमल किंगडम उसका ट्वाइस है, तो इसलिए ये चैप्टर सेपरेट है और काफी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में भी रखनी है, ओके। सो जब हम हमारे आजू बाजू देखते हैं स्टूडेंट, तो हमें एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ग्रेट डाइवर्सिटी। और जैसा कि लिविंग वर्ल्ड में आपको मैंने बताया कि टोटल डाइवर्सिटी, टोटल हमारी पूरी डाइवर्सिटी में जो स्पीशीज अभी तक डिस्कवर होगी है वो है 1.5 to 1.7 मिलियन स्पीशीज। टोटल 1.5 to 1.7 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड। और ये प्लांट एंड एनिमल की स्पीशीज ही है सिर्फ। इसके अलावा आपके माइक्रोब्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो कि इंक्लूड भी नहीं किया हमने। सिर्फ प्लांट एंड एनिमल की 1.5 to 1.7 मिलियन स्पीशीज है, ठीक है। इसी तरह एनिमल की बहुत सारी मिलियंस है, प्लांट की बहुत सारी मिलियंस स्पीशीज है। सो जब इतनी ज्यादा स्पीशीज है, सो वी फेल्ट द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं जो भी बात करूंगा एनिमल किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। जब एनिमल किंगडम की, एनिमल की भी इतनी ज्यादा स्पीशीज है मिलियंस में, तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हमें 2 फायदे होंगे। एक, क्लासिफिकेशन करने पे आपका जो स्टडी है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको बताया हुआ है क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन स्पेसिफिक ग्रुप। उस ग्रुप को हम टैक्सा बोलते हैं। फिर आपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी, जीनस वगैरह, ठीक है। अभी वो आगे यहाँ सब रिवीजन होगा आपका। तो जैसे यहाँ 12 फाइलम पढ़ेंगे। किंगडम के अंदर क्या होती है, किंगडम कंप्राइजेस ऑफ फाइलम, ऑर्डर याद है ना आपको, किप्कोफर्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो एनिमल किंगडम के अंदर 12 फाइलम है, जैसे पॉलीफेरा। तो पॉलीफेरा को हमने क्लासिफाई किया, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहे हैं उसको हमने ग्रुप पॉलीफेरा में डाल दिया। जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहे हैं, जैसे कि
गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, उसको हमने फाइलम टिनोफोरा में डाल दिया। तो ये सब ऐसे ग्रुप में कर लिया। तो क्लासिफिकेशन से क्या होगा, सबसे पहले आपकी स्टडी है वो इजी हो जाएगी, है ना। हर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली नहीं पढ़ना होगा, उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के फीचर्स हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उस ग्रुप में वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो वो कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो इजी स्टडी हो जाएगी। और जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है उनको हम इजीली किसी ग्रुप में प्लेस कर पाएंगे, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके क्लासिफिकेशन के। तो सबसे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए इन आवर डाइवर्सिटी millions of spices, million of species exist, and therefore the need of classification become most important. Therefore, need of classification become more important. और क्लासिफिकेशन से क्या फायदे होंगे हमें दो बेनिफिट होंगे क्लासिफिकेशन से। इजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड newly discovered species can be directly placed into any of the group। एक बार वापिस समझेंगे। क्लासिफिकेशन से आपको पता है जो क्लासिफिकेशन का बेसिक पर्पस है वो है इजी स्टडी। जब हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे तो आपने क्या पढ़ा, इतने मिलियन स्पीशीज हैं और हर स्पीशीज का पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, भाई क्लासिफाई करो, इनका एक स्पेसिफिक नाम दो, नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करते हैं, भाई आपके आजू बाजू 10 ऑर्गेनिज्म है और 10 एक ही कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो हमने उन ऑर्गेनिज्म को लेट से कैटेगरी ए में रख दिया। तो कैटेगरी ए के ऑर्गेनिज्म एक तरह के ही फीचर शो करेंगे, है ना। तो मुझे कैटेगरी ए के जो ऑर्गेनिज्म है उनको इंडिविजुअली स्टडी नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि कैटेगरी ए में से मैंने कैटेगरी ए में 10 ऑर्गेनिज्म है, मैंने 9 ऑर्गेनिज्म को उठाया, तो मुझे पता है उसके फीचर्स क्या होंगे, क्योंकि कैटेगरी ए में सभी ऑर्गेनिज्म के फीचर वही होंगे। तो इजी स्टडी होगी। और जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है, अब क्योंकि ग्रुप बन चुके हैं, आगे चल के फिर कोई अगर ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसके फीचर हम पढ़ेंगे और उसको किसी उसके बिलोविड ग्रुप में हम उसको रख देंगे, ठीक है। यही बोलता है अगर न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है वो डायरेक्टली, इफ इन फ्यूचर वी फाउंड न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज वी कैन डायरेक्टली प्लेस इट इनटू एनी ऑफ द ग्रुप जो ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। ये बात होगी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो सर क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं ऑर्गेनिज्म का, ये तो आपने ऊपर से आपने बता दिया और हमने समझ लिया कि हम बेसिक्स कैरेक्टर के या फीचर के प्रेजेंस में हम सिमिलर फीचर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल देते हैं। सर हमें समझ में आ गई बात, लेकिन सर थोड़ा अच्छे से समझिए क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं। आइए ये कथा पूरी समझते हैं कि एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया है हमने स्पेसिफिक ग्रुप में। तो अब आज का पार्ट 1 का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पूरे एनिमल किंगडम को हमने क्लासिफाई किया है 12 फाइलम में, और किस बेसिस पे किया है, वो 6 बेसिस है। आइए देखते हैं वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपके एनिमल किंगडम के चैप्टर के स्टार्टिंग में क्लियरली मेंशन है।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास हैं। एक बार देख सकते हैं बोर्ड में पूरा व्यू आ रहा है। ओके, पूरा आ रहा है। तो देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपके 6 होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्मिनल लेयर, बॉडी सीलोम, सेगमेंटेशन, नेटोकॉर्ड। इस 6 के बेसिस पे हम पूरे एनिमल किंगडम को 12 फाइलम में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल देखते हैं। हम क्या देखते हैं, आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल। सिमेट्री में अलग अलग तरह की सिमेट्री होती है। मतलब चलिए आगे चल के ही देखेंगे आप, मतलब ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब आपने कोई भी प्लेन ऑफ एक्सिस से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। ये नॉन सिमेट्रिकल, वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, जर्मिनल लेयर बेसिकली जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो वहां जर्मिनल लेयर होती है। तो बॉडी में कितनी लेयर है, बॉडी में कितनी सेल की लेयर है, सेल लेयर इन बॉडी में कितनी सेल की लेयर है, 2 है या 3? 2 है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी सीलोम, बॉडी के अंदर कैविटी है या नहीं है, बॉडी सीलोम, बॉडी के अंदर कैविटी है या नहीं है। कैविटी मतलब होलो स्पेस, खाली जगह। सेगमेंटेशन मतलब डिवाइडिंग लाइंस। सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे आपका ये अर्थवॉर्म हो गया स्टूडेंट्स, आपके अर्थवॉर्म के बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो बॉडी को डिवाइड करता है। इस तरह के वॉल्स होते हैं, ये सेगमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंटेशन, बॉडी डिवाइडिंग लाइंस। ठीक है, बस समझने के लिए ये सब चीजें मैंने लिखी है। ठीक है, आप भी एक बार उतार लेना। नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम सेल का अरेंजमेंट पढ़ेंगे, सिमेट्री में हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जर्मिनल लेयर में हम बॉडी में कितनी लेयर है, और बॉडी सीलोम, बॉडी के अंदर कैविटी है या नहीं है। अगर कैविटी होगी तो सीलोमेट्स कहलाएंगे, नहीं होगी तो एसिलोमेट कहलाएंगे। एक फॉल्स टाइप ऑफ बॉडी कैविटी होती है, सूडोसीलोम कहलाएंगे। कैविटी समझिए ना, कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर एम्प्टी स्पेस को हम कैविटी कहते हैं। ठीक है,
सेगमेंटेशन में आप ये इन डिवाइडिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब इसको स्टार्ट करेंगे तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को ओवर करूँ और 30 मिनट से ज़्यादा आपके लेक्चर ना चले आज बेसिक से। तो शुरुआत करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। आपकी एनसीईआरटी कहती है स्टूडेंट, दो ऑल एनिमल आर मल्टी सेलुलर, सभी एनिमल हमें पता है मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मेनी सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, मेनी ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट इज एनिमल। तो एनिमल इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, काफी सारे सेल्स होते हैं। दो ऑल एनिमल आर मल्टी सेलुलर, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नॉट सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म आर मल्टी सेलुलर, मेनी सेल्स होते हैं, लेकिन जो सेल का अरेंजमेंट है वो सभी एनिमल में सिमिलर नहीं होता। आइए देखते हैं, पहले ये लाइन में लिख देता हूं, उसके बाद देखते हैं अगर सिमिलर नहीं होता तो किस किस तरह का सेल अरेंजमेंट होता है। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है 2। Though all organisms are multicellular, all of them do not constitute similar cell arrangement. अब देखते हैं क्या क्या सेल अरेंजमेंट होते हैं, सबके सिमिलर नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फाइलम पोरीफेरा की, टोटल कितने फाइलम है ये भी याद रख लीजिए आप। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, लेक्की, हेलमेंट्स, एस्की, हेलमेंट्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनो, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल 11 फाइलम हो गए आपके पास। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये आपको ऐसे सच याद करने होंगे इनके ऑर्डर के साथ, और ये डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, याद कर लेना इनको। अब देखिए बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल इन पोरीफेरा। मेरी बात ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अगर अच्छे से याद कर लिया तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर के फाइलम में कुछ बेसिक फीचर में याद होने जरूरी है, जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से डेराइव होते हैं, क्योंकि इनकी बेसिस पे हमने पूरा एनिमल किंगडम क्लासिफाई किया है। अभी मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही होगी हर चीज, खैर देखिए अभी आगे चलते चलते मजा आएगा। Though all organisms are multicellular, all of them do not constitute similar cell arrangement. For example, आप देख लीजिए पोरीफेरा। In पोरीफेरा cells are arranged loosely. पोरीफेरा फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनमें सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, कंपैक्टली अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, और दे शो सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे शो सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
इसी तरह देखिए आप, इन सम ऑर्गेनिज्म सेल यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू एंड दे शो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करेंगे? सिलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड एखाइनोडर्मेटा, नहीं सॉरी, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। टिनोफोरा सेल्स क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? इन सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा cells unite to form tissue, and this is known as tissue level of body organization। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में। इसी तरह टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन and therefore in platyhelminthes tissue combine to form organ and therefore they have organ level of body organization। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। इसी तरह many organ combine to form organ system level of body organization। in Aschia helminths ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब ये देख लीजिए, आपके पास एग्जांपल है। सभी एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ सेल सब में सिमिलर नहीं होता। अगर मैं पोलीफेरा की बात करूं तो सेल्स लूजली अरेंज होते हैं और इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेट की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर सेल कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म टिश्यू। सिमिलर सेल याद रखना, या मेंशन किया होगा मैंने, सेल है सिमिलर सेल यूनाइट टू फॉर्म टिश्यू, दिस इज नोन एज टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिलेंट्रेट में हो गया। इन प्लेटीहेल्मिंथेस टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, दिस इज नोन एज ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और एस्केलमेंथिस में मेनी ऑर्गन, एक से ज्यादा ऑर्गन जब एक साथ फंक्शन करते हैं या कंबाइन होकर फंक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है जनाब, लंग्स हैं, टंग है, किडनी है, हार्ट है, बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारे अंदर, एक से ज्यादा है ना। तो वी शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड वी बिलोंग टू वर्टिब्रेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास वर्टिब्रेटा आती है, आगे चल के बताऊंगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपके एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है। पोलीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आप लोगों के लिए और क्लासिफाई किया है। आपके एनसीईआरटी में सिलेंट्रेट दिया हुआ है, उसके बाद आप बोला हुआ है कि प्लेटीहेल्मिंथेस में टिश्यू है। अगर प्लेटीहेल्मिंथेस में टिश्यू है तो इसका मतलब सिलेंट्रेट में सिलेंट्रेट में अगर टिश्यू है और प्लेटीहेल्मिंथेस में अगर ऑर्गन है तो डेफिनेटली बात है, जाहिर सी बात है, टिनोफोरा आपका कैसा होगा, वो भी वैसे ही होगा, टिश्यू लेवल जैसा। ठीक है। अगर एस्केलमेंथेस में ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से ऊपर कुछ आता नहीं है, और एस्केलमेंथेस के बाद अभी कितने बच गए, इतने सारे बच गए। एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं लिखा हुआ, तो ये बाकी सब भी कैसे हैं, ऑर्गन सिस्टम है। ये याद रख लीजिए एज सच ऑर्डर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए।
पोरीफेरा में क्या होगा, बॉडी लेवल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेल्यूलर। सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेलमिंथेस में सिर्फ ऑर्गन लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं, सिर्फ ऑर्गन लेवल। टिश्यू कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड मेनी ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एखाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा और कॉर्डेटा में देखने को मिलते हैं। एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा में, एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बात समझिए। ये हो गया आपका पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं दूसरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। याद करते चलिए, आज इस चैप्टर का ये पूरा खत्म करने के बाद आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, क्योंकि जब ये समझ में आ गया ना तो साला पूरा एनिमल किंगडम समझ में आ जाएगा हमको। सिमेट्री, ये सेकंड बेसिस है क्लासिफिकेशन का। सिमेट्री की डेफिनेशन देखिए, आप समझिए, एनी प्लेन ऑफ एक्सिस passing through the center divide organism into any plane of axis passing through the center does not divide organism into equal half is called as asymmetrical। definition देख देता हूं मैं, यहाँ तीन definition आप पढ़ेंगे। any plane of axis passing through center does not divide organism into equal half it is called as asymmetrical। अब मान लीजिए ये organism है, ठीक है, ये पोरीफेरा मैंने ड्रॉ किया। अब देखिए, एनी प्लेन, किसी प्लेन को हम पास कर रहे हैं, किसी प्लेन की एक्सिस को हम पास कर रहे हैं सेंटर से, ठीक है, प्लेन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर डज नॉट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक प्लेन ऑफ एक्सिस को हमने सेंटर से पास की और ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, डज नॉट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ। देखिए राइट साइड में एक एक्सटेंशन है, यहाँ नहीं है। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल आ जाएगा मेंबर ऑफ पोरीफेरा। मेंबर ऑफ पोरीफेरा आर एसिमेट्रिकल। फिर पोरीफेरा के मेंबर कैसे हैं, एसिमेट्रिकल। इसी तरह एनी प्लेन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर फ्रॉम एनीवेयर डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स, इट इज नॉन एज रेडियल सिमेट्रिकल। अब मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है आपका ऐसा, टीनोफोरा के अंदर देखा जाता है, ये होल सा ऑर्गेनिज्म। अब आप प्लेन ऑफ एक्सिस को सेंटर से कहीं से भी पास कर रहे हैं, पास तो सेंटर से कर रहे हैं लेकिन कहीं से पास कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं, देखिए इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, यहां से कर रहे हैं, देखिए इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, यहां से कर रहे हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, यहां से कर रहे हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ। तो एनी प्लेन ऑफ एक्सिस passing through center from anywhere always divide organism into equal halves, it is known as radial symmetry। एग्जाम्पल आ जाएंगे इसके अंदर। ये तीनों प्लाना प्लूरोब्रैकिया मैंने बताया आपको, जो कि तीनों फोरा से बिलोंग करता है, रेडियल सिमेट्री। और इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे फाइलम, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और सीधा जम करेंगे एखाइनोडर्मेटा में। एखाइनोडर्मेटा, तो सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, एखाइनोडर्मेटा आपके कैसे हो गए, रेडियली सिमेट्रिकल। नाउ एनी प्लेन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स। अब ये स्कॉर्पियन होगा आपके एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ, ठीक है। अब ये मान लो कि स्कॉर्पियन है, बटरफ्लाई कह लो, आर्थ्रोपोडा के मेंबर। एनी प्लेन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑलवेज डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल
राइट एंड लेफ्ट हाफ, ठीक है, ये राइट एंड लेफ्ट हाफ इक्वली डिवाइड होंगे तो इसको हम बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। नहीं हो रहा एसिमेट्रिकल, किसी भी एक्सिस से हो रहा है रेडियल सिमेट्रिकल, और बीच में से जाने पर इक्वल राइट एंड लेफ्ट में हो रहा है बायलैटरल। बायलैटरल और रेडियल में क्या फर्क है? रेडियल में एक्सिस सेंटर से कहीं से भी जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, जहां तो सेंटर से रहा है लेकिन किसी भी एक्सिस से जा रहा है। लेकिन जब सेंटर से जाए और ऑर्गेनिज्म इक्वल हाफ पे डिवाइड हो तो उसको हम बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल में जो ऑर्गेनिज्म बची है आपको इंक्लूड कर लेंगे। पोरीफेरा एसिमेट्रिकल हो गया, सिलिंड्रेट, टिनोफोरा और एखाइनोडर्मेटा आपका रेडियल सिमेट्रिकल हो गए। तो प्लेटिहेलमिंथेस, एस्करमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोर्डेटा और कॉर्डेटा आपके बायलैटरल सिमेट्रिकल हो गए। इसके अलावा जो बच गए वो सारे कैसे हो गए? बायलैटरल सिमेट्रिकल हो गए। तो ये था आपका सिमेट्री। अब हम बात करते हैं तीसरे, थर्ड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अरे यार ये रब कर दिया, शिट। हाँ, तो अब हम बात करेंगे जर्मिनल लेयर के ऊपर, जो कि हमारा थर्ड बेसिस है क्लासिफिकेशन का। जर्मिनल लेयर को आप ऐसे समझ लीजिए, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कितने लेयर हैं। अगर 2 लेयर हैं, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म एंड इनर मोस्ट एंडोडर्म, तो हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। अगर 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म, तो हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक स्टेटमेंट देखिए, if the body of organism has outermost ectoderm, innermost endoderm and center of undifferentiated cell mesogelia। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब बीच के लेयर में सेल्स नहीं होंगे, बस एक लेयर है स्लाइमी लेयर, सेल्स नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं मीजोजीलिया। लेकिन जब बीच के लेयर में सेल्स होते हैं उसको हम बोल देंगे मीजोडर्म। तो बेसिकली लेयर कितनी हुई? 2 ही बना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। मीजोजीलिया की स्ट्रक्चर है, सेल वेल उसके अंदर है नहीं। देख लीजिए, बना के बता देता हूं। ये एक्टोडर्म आउटर मोस्ट, ये इंडोडर्म, देखिए ये एक्टोडर्म, ये इंडोडर्म, और बीच में मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, सेल्स नहीं है इसमें। तो क्या हो गया? ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, और बीच में मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, सेल्स नहीं है उसमें, ये हो गया आपका मीजोजीलिया। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पोरीफेरा के मेंबर, सिलिंट्रेट, टिनोफोरा, और प्लेटीहेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मतलब इफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इन आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, innermost endoderm, outermost, innermost. If the body of organism is divided into outermost ectoderm, innermost endoderm, and a center of differentiated cell and a center which has cell is known as mesoderm। ठीक है, अभी तक सेल नहीं थे, लेकिन जब इस सेंटर में ऐसे सेल्स आने लग जाएंगे, बाहर भी सेल है, ये एक्टोडर्म हो गए, अंदर भी सेल है एंडोडर्म में,
और बीच में मीजोजीलिया में भी अब सेल्स हैं, मतलब सेल्स की 3 लेयर हो गई, तो ये मीजोजीलिया कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीजोजीलिया कन्वर्ट हो जाएगा मीजोदर्म में। ठीक है, नाउ देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। पहले मीजोजीलिया में सेल्स नहीं थे, तो ओनली 2 लेयर्स ऑफ सेल, आउटर एंड इनर। तो ये केस तो हो जाएगा आपका डिप्लोब्लास्टिक, जहां 2 लेयर है, और ये केस हो जाएगा आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक, जहां 3 लेयर है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लेथीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक। अब मुझे तो ये सब चीजें याद है, आपको भी हर चीज याद करनी है, मैं आपको लास्ट में एक रिवीजन करके बताऊंगा। ये हो गया हमारा 3rd बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं एक हमारा 4th लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ। फोर्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका प्रेजेंस ऑफ कैविटी, बॉडी कैविटी, जिसको हम बोलते हैं सीलोम। सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी। मैं यार टाइम बचाने के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ और उसके बाद आप लोग यहाँ देख लेना, स्ट्रक्चर आराम से बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब पार्ट तो बड़ा हो गई, लेकिन समझ में आना जरूरी है। जी स्टूडेंट्स, तो 4th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका सीलोम, यानी कि बॉडी कैविटी। अब ये मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है और कुछ थ्योरी लिखी है, आइए समझते हैं। ईच डायग्राम की ईच थ्योरी है। इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी कैविटी इज लाइंड अलोंग मीजोदर्म। 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। कैविटी में मीजोदर्म का रोल होगा, कैविटी बीच वाली लेयर में होती है। ठीक है, तो देखिए अब यहां देखिए, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, इनर मोस्ट एंडोडर्म, और ये देखिए यहाँ आपको खाली स्पेस दिख रही है। द बॉडी कैविटी इज लाइंड अलोंग मीजोदर्म। अब ये मीजोदर्म कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन कैविटी लाइन कर रही है मीजोदर्म को। ये थोड़ी सी कैविटी ने मीजोदर्म का हिस्सा ले लिया, अभी खाली स्पेस आपकी कैविटी होगी, बॉडी कैविटी। तो इन सम ऑर्गेनिज्म द कैविटी इज लाइंड अलोंग मीजोदर्म एंड दिस इज कॉल्ड एज सीलोम। सीलोम मतलब कैविटी। और एनिमल possessing this type of coelom are an animal possessing coelom are called as coelomates। जिन एनिमल के अंदर सीलोम देखी जाती है उन एनिमल को हम सीलोमेट्स कहते हैं। और दरअसल ये सीलोम आपकी ट्रू सीलोम है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है ये। ठीक है, कैविटी लाइन है मीजोदर्म के अलोंग, ये बॉडी कैविटी होती है और यही ट्रू टाइप की बॉडी कैविटी होती है। फॉल्स टाइप की बॉडी कैविटी देखिए यहाँ आगे देखिए। इन सम ऑर्गेनिज्म कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोदर्म। इन फैक्ट the mesoderm is placed in as small pouches। अब यहाँ देखिए, ectoderm, endoderm, the cavity is not lined by mesoderm। ये सब mesoderm है। यहाँ देखिए कैविटी लाइन थी mesoderm के पास, लेकिन इस केस में the cavity is not lined by mesoderm। in fact जो mesoderm है वो small pouches के फॉर्म में प्रेजेंट है कैविटी के अंदर। ठीक है, कैविटी लाइन नहीं कर रही है mesoderm को, यहाँ तो कैविटी लाइन कर रही थी mesoderm को, यहाँ मीजोदर्म ही स्मॉल पॉचेस में प्रेजेंट है। तो ये फॉल्स टाइप ऑफ बॉडी सीलोम हो गई। तो फॉल्स को हम सूडो कहते हैं, सो दिस इज नोन एज सूडो सीलोम। और एनिमल पोजेसिंग दिस आर कॉल्ड एज सूडो सीलोमेट्स। अब इसी तरह देखिए, इन सम एनिमल द कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोदर्म, कंप्लीट मीजोदर्म होता है। अब ये केस देखिए, एक्टोदर्म, एंडोदर्म, कहीं कैविटी दिख रही है आपको, ये मीजोदर्म हो गया। एम्प्टी स्पेस कहीं दिख रही है आप लोगों को, यहाँ आपको ये दिख रही थी, यहाँ आपको ये दिख रही थी, यहाँ कहीं कैविटी है नहीं। तो ये हो गया ए सीलोम, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, मतलब ए सीलोम नहीं दिया हुआ टर्म। और एनिमल पोजेसिंग दिस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी आर नोन एज
एसिलोमेट्स। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखना। When the body cavity is lined by mesoderm, it is called as coelom. When the body cavity is not lined by mesoderm, in fact the mesoderm is present as small pouches, it is known as pseudocoelom. And when the body cavity is not lined by mesoderm, it is known as acoelom. An animal possessing these are called acoelomates, pseudocoelomates and coelomates. और coelom आपकी true body cavity भी कहती और सीलोम आपकी ट्रू बॉडी कैविटी भी कही जाती, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। सीलोमेट से पहले आप सूडोसीलोम के एग्जाम्पल देखिए प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस। आगे वाला लेंगे सबसे पहले। एस्केहेलमिंथेस एग्जाम्पल हो जाएगा सीडोसीलोम का, सूडोसीलोम का एग्जाम्पल हो जाएगा आगे वाला इसमें आ जाएगा और पिछले वाला आ जाएगा एसिलोमेट्स में। एसिलोमेट का एग्जांपल हो जाएगा प्लैटीहेलमिंथेस। तो प्लैटीहेलमिंथेस में सीलोम होती नहीं बॉडी कैविटी, और एस्केहेलमिंथेस में कैसी होती है? सूडोसीलोम। अब बाकी जितने भी बच गए इसमें कैसी होती है? ट्रू। पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, तीनोफोरा, एनिलेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकोडर्मेटा और कॉर्डेटा में कैसी होती है? सीलोमिक कैविटी होती है, सीलोम। एस्केहेलमिंथेस में कैसी हो जाएगी? सूडोसीलोम। प्लैटीहेलमिंथेस में कैसी हो जाएगी? एसिलोम। तो ये आपका स्टूडेंट खत्म होता है यहाँ पे 4th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बॉडी कैविटी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन, जो कि बहुत स्मॉल है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना ही नहीं है। ये 5th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में स्टूडेंट आपको एक डेफिनेशन याद रखनी जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। ये डेफिनेशन में यहाँ उतार रहा हूं। देखिए, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ये टर्म याद रखना। ऑर्गेनिज्म की जो आप अर्थवॉर्म देखते हैं उनकी बॉडी में आप एक्सटर्नली सेगमेंट्स देखते हैं, ठीक है। ये अर्थवॉर्म हो गया, तो बॉडी में आप ऐसे एक्सटर्नल सेगमेंट देखेंगे। अब ये एक्सटर्नल नहीं होते, इंटरनली भी होते हैं। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट विद एटलीस्ट some repetition of organ, with at least some repetitions of organ, ठीक है। क्या मतलब है सर इसका? The body is externally and internally divided into segment, और कुछ सेगमेंट में आपके ऑर्गन का रिपीट होता है। जैसे मैं आपका बात करूं अर्थवॉर्म के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर आपके कुछ सेगमेंट के अंदर जैसे 3, 4, 5 अर्थवॉर्म का हार्ट पाया जाता है। सेगमेंट 3rd, सेगमेंट 4, टोटल 120 to 180 सेगमेंट होते हैं। 3rd, 4th और 5th में क्या आपका कौन सा ऑर्गन रिपीट हो रहा है? हार्ट। तो हार्ट इज प्रेजेंट इन 3 to 5th सेगमेंट। तो विथ सीरियल रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन। तो इन सम एनिमल बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विथ रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन। यानी अर्थवॉर्म में हार्ट जो ऑर्गन है वो 3rd में भी रिपीट हो रहा है, 4th में भी रिपीट हो रहा है, 5th में भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि हार्ट प्रेजेंट है 3rd और 5th सेगमेंट के बीच में।
तो ये कहानी, अब वो 3rd से 5th में नहीं होता, एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने दिया है, ऐसा एक एग्जाम्पल फॉर्म में हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेगमेंटेशन। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो सेगमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं मेटामर, और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन के इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म में मेटामर के थ्रू सेगमेंटेशन होने के फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। या फिर ऐसे याद रखिए, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटामर होते हैं सेगमेंट्स, उस फिनोमिना को बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ मेटामर इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म, ठीक है। अब इसी के साथ यार आपका चैप्टर का लास्ट पार्ट, अब यहाँ आपको फाइलम याद नहीं रखते, आपके एनसीईआरटी मेंशन में नहीं है और आपको याद भी नहीं रखने। कुछ फाइलम्स में आते हैं आगे चल के, जैसे आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, एनिलिड्स हो गए, उनमें कुछ में आएंगे, तो वो आगे चल के हम बात करेंगे, ठीक है। अब लास्ट आप यहाँ देख लीजिए, नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है, क्या है? इट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो नोटोकॉर्ड के 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड में होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब छोटे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में डॉर्सल साइड में पाया जाता है। अब ह्यूमन के केस में एक स्पेशलिटी होती है, इससे पहले ये समझिए, एनिमल पोजेसिंग नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स, और जिन एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं होता उनको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। आपकी पॉलीफेरा से लेके इखाइनोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेट्स हैं, उनमें कॉर्डेटा है ही नहीं। हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होता, लेकिन उस जैसे एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सोमैटोकॉर्ड। देखिए 2 फाइलम की मैं बात करता हूं। तो एनिमल पोजेसिंग नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। तो वो सारे एनिमल किस में आ जाएंगे? फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। और एनिमल that does not have notochord are called as non-chordates। non-chordates का एग्जांपल आ जाएगा पूरी फेरा से लेके इखाइनोडर्मेटा तक। सर हेमिकॉर्डेटा क्या है? नॉन कॉर्डेटा है या कॉर्डेटा है? दोनों ही नहीं है, इसलिए तो तुम देवा हेमी हाफ कॉर्डेट है, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। उस जैसा सिमिलर एक स्ट्रक्चर होता है सोमैटोकॉर्ड, ठीक है। एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है उस जैसा, जिसको हम बोलते हैं सोमैटोकॉर्ड। यह है आपकी कहानी पूरी नोटोकॉर्ड की। और इसी के साथ यार आपका खत्म होता है 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला हो गया आपका बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ लूज सेल्स, सेलुलर लेवल इन पॉलीफेरा, cells unite to form tissue level of body organization in coelenterate and ctenophora, tissue combine to form organ level of body organization in platyhelminthes, many organ combine to form organ system level of body organization in आपका एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड सो ऑन। आगे चलते हैं।
सिमेट्री आपकी हो जाएगी एनी प्लेन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स एसिमेट्रिकल मेंबर ऑफ पोरीफेरा एनी प्लेन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड पासिंग थ्रू सेंटर फ्रॉम एनीवेयर डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ऑलवेज इक्वल हाफ्स रेडियल सिमेट्रिकल एग्जांपल सिलिंड्रेटा टीनोफोरा इखाइनोडर्मेटा एनी प्लेन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्रिकल एग्जांपल जो बच गए सिलिंड्रेट प्लेटेलमेंथिस एस्केलमेंथिस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा इखाइनोडर्मेटा रेडियल में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं आपका जर्मिनल लेयर, दो जर्मिनल लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड सेंटर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बीजोजीलिया। अगर तीन लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड अ सेंटर ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड मेसोडर्म। फिर आपका आ जाता है बॉडी कैविटी, अगर बॉडी कैविटी लाइन है मेसोडर्म के अलोंग तो हो जाएगा सीलोम टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। एनिमल पोजेसिंग आर कॉल्ड सीलोमेट्स। एग्जांपल आ जाएगा पोरीफेरा सिलिंड्रेटा टीनोफोरा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इखाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा। अगर बॉडी कैविटी मेसोडर्म के पास लाइन नहीं है, इनफैक्ट मेसोडर्म स्मॉल पाउचेस में प्रेजेंट है, वहां डायग्राम याद रखना बहुत जरूरी है, तो सीडोसिलोम और एनिमल पोजेसिंग दिस टाइप ऑफ सीलोम आर कॉल्ड एज सूडोसिलोमेट्स। एग्जांपल हो जाएगा एस्केलमेंथिस और प्लेटीहेलमेंथिस किसमें आ जाएगा एसिलोम में, जहां बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपने पढ़ा फिर उसके बाद सेगमेंटेशन की फिनोमेना को। अगर एनिमल में बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद एटलीस्ट सम रिपीटेशंस ऑफ ऑर्गन इन सम सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में मेटामर्स सेगमेंट्स होते हैं उस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। और नोटोकॉर्ड इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। और हम ह्यूमंस के अंदर जो अच्छा केस आप लोगों को मैं बता रहा था, हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेट से। और जैसा नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड में पाया जाता है तो हमारा वर्टिब्रेट भी कहाँ पे पाया जाता है, डॉर्सल साइड। ये हमारा वेंट्रल साइड है, ये हमारा डॉर्सल साइड है, तो नोटोकॉर्ड हमारी रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रेट से, जो कि कार्टिलिजिनियस बोनी स्ट्रक्चर है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। अब इसी तरह एक पॉइंट आप लोगों को मैं बताना भूल रहा हूं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स का अरेंजमेंट आपने देखा तो सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम के बाद आपकी एनसीईआरटी बोलती है द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म फेस वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, जो सेल अरेंजमेंट है इट लीड टू वेरियस ऑर्गन सिस्टम लीड वेरियस कॉम्प्लेक्सिटीज। जो ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में काफी कॉम्प्लेक्स नेचर वो शो करती है। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्लेटीहेलमेंथिस, उनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन लेवल होता है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या शो करती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि सिंगल ओपनिंग ही माउथ और एनस की तरह फंक्शन करती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होगा जिसमें माउथ होगा फीडिंग के लिए और एनस होगा रिमूवल के लिए, लेकिन प्लेटीहेलमेंथिस में सिंगल ओपनिंग होती है। इसी तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक ऑर्गन सिस्टम हो गया ना। आपके ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कॉम्प्लेक्स हो गया, ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटीज है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ यार आज का पार्ट 1 ऑफ एनिमल किंगडम हम एंड करते हैं। पार्ट आज लेंथी जरूर हो गया, अब मुझे लग रहा है क्योंकि एनिमल किंगडम में आपके पार्ट शॉर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी तरफ से कोशिश ये है कि यार आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट यार, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आना बहुत जरूरी है, मल्टीपल रिवीजन आज इसके करना, तब जाके आने वाले लेक्चर्स आपको समझ में आएंगे। एनसीईआरटी अब मैं रिवीजन नहीं कर रहा आप लोगों की, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एनसीईआरटी की जो लास्ट टाइम पे अभी मैंने रिवाइज किया है, एक एक लाइन आप लोगों को मैंने रिवाइज कर ली है, इतने अच्छे से मेमोराइज है मुझे, और इतने अच्छे से ही आप लोगों को एनसीईआरटी मेमोराइज करनी है इस चैप्टर की। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी आपकी मैंने कर दी है रिवाइज, जाके देख लेना, वो ही सारे वर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा और मैं डेफिनेटली उनका आंसर दूंगा। इसी के साथ यार आज का पार्ट हम एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।